नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एजुकेटर ऑफ दिल्ली में। मेरा नाम मुकेश किरार है। हम अलग अलग एजुकेशनल वीडियोस आपके बीच में लाते रहते हैं। आज इसी सीरीज के अंदर हम कवर कर रहे हैं मॉडर्न इंडियन लीगल हिस्ट्री का चैप्टर चार्टर 1726 एक्ट, जिसे रॉयल चार्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह से एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलते रहें, इसीलिए मेरे चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। आपका हर कमेंट हमारे को मोटिवेशनल पावर देता है, हमें मोटिवेट करता है नए नए टॉपिक्स पर वीडियो बनाने के लिए। इसीलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट ज़रूर करें, कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है 1726 का चार्टर, जिसे रॉयल चार्टर के नाम से भी जाना जाता है। अभी तक जितने भी चार्टर हमने पीछे पढ़े हैं वो सारे चार्टर कंपनी द्वारा बनाए गए थे, भारत के लोगों के लिए, इंडियंस के लिए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेड करती थी इंडिया के अंदर, उसी के द्वारा समय समय पर चार्टर निकाले गए ताकि वो प्रेसिडेंसीज को चला सके। लेकिन पहली बार ऐसा था जब किंग जॉर्ज वन ने चार्टर बनाया इंडिया के लिए और उसे इंडिया भेजा। उस समय जैसे आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि 3 प्रेसिडेंसीज टाउन थे, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, जो कंपनी की प्रेसिडेंसी में, कंपनी के रूल में चलते थे। इनके सभी पॉलिटिकल, कमर्शियल जो भी एक्टिविटीज़ होती थी उसको कंपनी मैनेज करती थी। और 1726 के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटी और कमर्शियल एक्टिविटी इतनी बढ़ गई थी कि इसके अंदर अब ब्रिटिश क्राउन को इंटरफेयर करना पड़ा, क्योंकि ब्रिटिश क्राउन ने ये देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब एक ट्रेडिंग कंपनी से बढ़कर एक पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भी पार्ट ले रही है। तो इसका मतलब अब उसको एक प्रॉपर कानून की ज़रूरत है उस प्रेसिडेंसीज़ को चलाने के लिए। तो क्राउन ने क्या किया, इन सब की परेशानियों को समझते हुए एक चार्टर तैयार किया, जिसको 1726 के चार्टर के नाम से जाना जाता है। ये चार्टर आया 1726 के अंदर। ये चार्टर आया किस लिए? द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉरपोरेशन एंड द सेटिंग अप ऑफ द नेमोडेक्लिंग ऑफ द मेयर्स कोर्ट। इस चार्टर के अंदर सबसे पहला जो स्टेप उठाया गया वो स्टेप उठाया गया कि मेयर कोर्ट जो केवल बॉम्बे में था और कंपनी के चार्टर के अंदर चल रहा था, उसको अब कंपनी ने तीनों प्रेसिडेंसीज में स्थापित करना था। यानी कि तीनों जगह पर अब मेयर कोर्ट बनाया जाएगा, बॉम्बे में भी, मद्रास में भी और कलकत्ता में भी। मेयर कोर्ट मद्रास वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर अ चार्टर इशू बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नॉट बाय द रॉयल चार्टर इन 1687। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि 1687 के अंदर जो चार्टर आया था उसके अंदर कोई मेयर कोर्ट नहीं बनाया गया, लेकिन जो मद्रास में मेयर कोर्ट चल रहा था वो मेयर कोर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कंपनी चार्टर के अंदर स्थापित किया था। लेकिन अब रॉयल चार्टर 1726 में ये प्रावधान कर दिया गया कि तीनों प्रेसिडेंसी, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में मेयर कोर्ट बनाया जाएगा। अब आप ये सोच सकते हैं कि मेयर कोर्ट क्या है। जैसे अभी हमारे हाल फिलहाल में हम देखते हैं कि मेयर्स होते हैं। मेयर्स कहाँ पे होते हैं? जैसे एमसीडी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, या बॉम्बे के अंदर है बीएमसी, बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। यहाँ पे मेयर का इलेक्शन होता है। मेयर का इलेक्शन कौन करते हैं? काउंसलर मिल के करते हैं। तो ऐसे ही पहले भी मेयर होता था, लेकिन मेयर का इलेक्शन यहाँ पर जैसे पार्षद करते हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से करते हैं, वैसा नहीं होता था। यहाँ पर जो मेयर था उसको ब्रिटिश अपॉइंट करते थे, इंग्लैंड से अपॉइंट होके आता था मेयर, पहला जो मेयर था। अब आगे हम धीरे धीरे पढ़ते हैं। अब सबसे पहले वो रीजन्स के बारे में जान लेते हैं, जिन रीजन की वजह से 1726 के चार्टर को आने की ज़रूरत पड़ी इंडिया के अंदर। ब्रिटिश किंग जॉर्ज वन ने ये क्यों सोचा कि इंडिया के अंदर चार्टर आना चाहिए और वो रॉयल चार्टर आना चाहिए। तो इसके कुछ रीजन्स हैं। अब पहले हम उन रीजन्स को कवर कर लेते हैं। तो रीजन्स के अंदर पहला रीज़न अगर हम देखें तो वह है द कोर्ट फंक्शनिंग कंपनी सेटलमेंट इन इंडिया वर कंपनी कोर्ट एंड ड्राइव देयर अथॉरिटी नॉट फ्रॉम द ब्रिटिश क्राउन बट फ्रॉम द कंपनी। अब ब्रिटिश ने ये महसूस किया कि कंपनी जो है वो एक ट्रेडिंग कंपनी के अलावा बहुत कुछ और कर रही है, यानी कि वो इंडिया की पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर भी इन्वॉल्व हो रही है, वो लड़ाइयाँ भी लड़ रही है, वो जीत भी रही है, वो नई नई कॉलोनियाँ बना रही है इंडिया के अंदर। तो अब उसको रेगुलेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस की ब्रिटिश किंग ने। तो इसलिए उन्होंने कहा कि कंपनी चार्टर की जगह रॉयल चार्टर आएगा इंडिया के अंदर। तो पहला रॉयल चार्टर 1726 में आया।
क्रिएट यूनिफॉर्म रूल एंड सिस्टम इन द कॉरपोरेशन ऑफ ऑल प्रेसिडेंसीज टाउन। अब उन्होंने ये सोचा कि सभी प्रेसिडेंसीज टाउन्स में जो अपनी मनमानी से कानून चल रहे थे, यानी कि जैसे इंग्लिश अफसर चलाते थे वैसे ही कानून चलता था, तो अब उन्होंने कहा कि एक रूल्स और रेगुलेशन ऐसा होना चाहिए जो तीनों प्रेसिडेंसीज में यूनिफॉर्म हो, सेम हो। यानी कि बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता जो 3 प्रेसिडेंसीज थी ब्रिटिश की, ईस्ट इंडिया कंपनी की, उन तीनों प्रेसिडेंसीज के अंदर सेम तरह का कानून होना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट कवर हो गया। अब इसका तीसरा पॉइंट क्या है? द जजेस वॉज सपोर्टेड टू अप्लाई द इंग्लिश लॉ बट दे बीइंग मोस्टली लेमैन डिड नॉट हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ लॉ एंड डिसाइडेड केसेस अकॉर्डिंग टू द कॉमन सेंस नोशन ऑफ द जस्टिस। उस समय जो भी जज हुआ करते थे कोर्ट के अंदर या मेयर कोर्ट के अंदर, जो छोटे छोटे सिविल मुकदमों में अपने डिसीजन देते थे, वो किस बेसिस पर देते थे? उन जजेस को, उन इंग्लिश मैंस को कानून की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। उन्होंने इंग्लिश लॉ ज़्यादा नहीं पढ़ा हुआ था, लेकिन वो अपने कॉमन सेंस पर सभी डिसीजंस दिया करते थे। तो इसमें क्या होता है, अगर वो कॉमन सेंस पर डिसीजन दे रहे तो मान लो कि ए बंदा है, उसने किसी सिविल केस के लिए अप्लाई किया, तो उन्होंने डिसीजन कुछ दे दिया उसको, उनका कॉमन सेंस ने जैसे यूज़ किया। और जब बी बंदे ने सेम केस के लिए दोबारा अप्लाई किया उसी कोर्ट के अंदर, तो उन्होंने उसको कुछ और डिसीजन दे दिया। यानी कि उनके डिसीजन हर बार अलग अलग होते थे, यूनिफॉर्म डिसीजन नहीं होते थे। और यूनिफॉर्म डिसीजन लाने के लिए इन्होंने कोशिश की कि रॉयल चार्टर लाया जाए। रॉयल चार्टर के अंदर हर चीज़ पहले से ही मेंशन हो कि किसके लिए क्या डिसीजन देना है, क्या ऑर्डर आना चाहिए। ये तीसरा रीज़न कवर हो गया। अब चौथा रीज़न क्या है इसके अंदर? द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द वर्किंग ऑफ द कोर्ट इन द प्रेसिडेंसीज टाउन ऑफ इंडिया वॉज अनसेटिस्फैक्टरी। ब्रिटिश ने, रॉयल किंग ने ये महसूस किया कि इंडिया के अंदर जो प्रेसिडेंसीज टाउन्स हैं वहाँ पे जो कंडीशन है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कमज़ोर है। और उस एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करने के लिए कुछ जुडिशियल रूल्स होने चाहिए, और उन जुडिशियल रूल्स को बनाने के लिए चार्टर 1726 इंडिया में आया। द ग्रोथ इन द कंपनी ट्रेड एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़, द population of British settlement has increased considerably and therefore more cases were coming to the court of the adjudication। यानी कि जब ये चार्टर इंडिया आया उससे पहले कोर्ट में बहुत सारे केसेस बढ़ रहे थे। वो केसेस इसलिए बढ़ रहे थे कि ब्रिटिश सेटलमेंट बढ़ रहा था इंडिया के अंदर, और ब्रिटिश सेटलमेंट बढ़ने से इंडिया की पॉपुलेशन प्रेसिडेंसी टाउन्स में धीरे धीरे बढ़ रही थी, क्योंकि लोगों को ट्रेड और रोजगार इन प्रेसिडेंसी टाउन्स में मिल रहा था, तो इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही थी। और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से केसेस भी बढ़ रहे थे, यानी कि डिस्प्यूट्स भी पैदा हो रहे थे। जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो डिस्प्यूट्स तो होंगे ही होंगे। तो उन डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए भी एक प्रॉपर कोर्ट की ज़रूरत थी, जो ब्रिटिश क्राउन ने महसूस किया। ये हो गया पांचवा रीजन। अब छठा रीजन क्या है? एनकरेज बाय द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ द कॉरपोरेशन एट मद्रास, द कंपनी wanted to establish the similar corporation at the Bombay and Calcutta। कंपनी को ये पता था कि पहले से ही मद्रास के अंदर कंपनी चार्टर के अंदर एक कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया है जिसका नाम मेयर कोर्ट है, और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। यानी कि छोटे छोटे सिविल मैटर्स जो हैं वो अब इजीली वो सॉल्व कर पा रहा है, लोगों से उसका संपर्क भी बढ़ रहा है। तो ब्रिटिश किंग ने ये महसूस किया, किंग जॉर्ज ने ये महसूस किया, किंग जॉर्ज 1 ने ये महसूस किया कि इसी तरह का कोर्ट बाकी प्रेसिडेंसीज में भी होना चाहिए, जो है नहीं। 2 और प्रेसिडेंसी हैं जो बॉम्बे और कलकत्ता है, वहाँ पर ऐसा कोई कोर्ट नहीं है। तो उन्होंने इन दोनों प्रेसिडेंसीज में भी मेयर कोर्ट की स्थापना की। मैनी इंग्लिश मैन हु सेटल इन द इंडिया डाइड लिविंग बिहाइंड द कंसिडरेबल मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। दिस ट्रीटेड प्रॉब्लम बिफोर द कंपनी रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड डिस्पोजल ऑफ देयर एसेट्स। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि जो इंग्लिश मैन थे, जो इंडिया के अंदर सेटल थे, जो इंडिया में रह रहे थे, तो जब वो इंडिया से जाते थे या मूव करते थे तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ इंडिया में बच जाती थी उसको किस तरह से सेटल किया जाए, यानी कि उनकी अनमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इसका भी कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं था। तो जब चार्टर इंडिया में आया 1726 और इन सब चीज़ों के लिए रूल्स बने, कोड बने, लॉ आया, तो इन चीज़ों के लिए भी एक कानून व्यवस्था बना दी गई। ये रीज़न थे 1726 का चार्टर इंडिया में आने के पीछे। अब हम पढ़ लेते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉरपोरेशन एट द बॉम्बे एंड द कलकत्ता। कलकत्ता और बॉम्बे के अंदर किस तरह से मेयर कोर्ट की स्थापना हुई, मेयर कोर्ट कैसे बनाया गया। जो पहला रीज़न है, द ईच ऑफ द प्रेसिडेंसी टाउन्स हैव अ कॉरपोरेशन कंसिस्टिंग ऑफ अ मेयर एंड द 9 एल्डरमैन।
सभी प्रेसिडेंसीज टाउन्स में मेयर और 9 एल्डरमैन होंगे। कितने कितने मेयर होंगे? एक मेयर होगा। उसके नीचे कितने एल्डरमैन होंगे? 9 एल्डरमैन होंगे। इस 9 एल्डरमैन में से 7 एल्डरमैन जो हैं वो नेचुरल ब्रिटिश सब्जेक्ट होंगे, यानी कि नेचुरल बॉर्न ब्रिटिश मैन होंगे, इंग्लिश मैन होंगे। और 2 एल्डरमैन किसी भी नेशनलिटी के हो सकते हैं, यानी कि वो फ्रेंच भी हो सकते हैं, वो पुर्तगीज़ भी हो सकते हैं, वो डच भी हो सकते हैं, वो इंडियंस भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है 2। तो मेजॉरिटी किसकी है? इंग्लिश मैन की है। द फर्स्ट मेयर एंड एल्डरमैन वर टू बी अपॉइंटेड बाय द चार्टर इटसेल्फ। अब जब पहली बार जब कोर्ट तीनों प्रेसिडेंसीज में स्थापित हो रहा था, तो ये ऑब्वियस है कि जो पहली बार की जो अपॉइंटमेंट होगी मेयर की और एल्डरमैन्स की, वो ब्रिटिश क्राउन खुद ही करके भेजेगा। तो ब्रिटिश क्राउन ने पहली बार जो मेयर और एल्डरमैन थे वो चार्टर के अंदर ही बना के भेजे थे। देयर आफ्टर मेयर वॉज टू बी इलेक्टेड एनुअली बाय द एल्डरमैन। इसके बाद जो मेयर है वो इलेक्ट किया जाएगा किसके द्वारा? एल्डरमैन्स के द्वारा। अच्छा, अब एल्डरमैन को कौन नियुक्त करेगा? द एल्डरमैन वर टू बी होल्ड ऑफिस फॉर द लाइफ और टिल देयर रेजिडेंस इन द प्रेसिडेंसी टाउन। जो एल्डरमैन है उसकी अपॉइंटमेंट कितने समय के लिए उसकी अपॉइंटमेंट है? या तो उसकी डेथ तक, जब वो मर नहीं जाता, या फिर उसका रेजिडेंसीज ऑफ इन प्रेसिडेंसीज टाउन, या वो जब तक इस प्रेसिडेंसी टाउन में रहेगा तब तक वो एल्डरमैन रहेगा। अब गवर्नर एंड काउंसिल रिमूव द एल्डरमैन ऑन अ रीजनेबल कॉस्ट। लेकिन गवर्नर और काउंसिल के पास ये पावर थी कि वो किसी भी रीजनेबल कॉस्ट से एल्डरमैन को हटा सकता है, यानी कि अगर उसको डाउट लगता है, कुछ ब्राइबरी का केस आता है, कुछ करप्शन आता है, तो वो एल्डरमैन को अपॉइंटमेंट से हटा भी सकता है। एन अपील अगेंस्ट द रिमूवल कुड बी मेड इन द किंग इन काउंसिल इन इंग्लैंड। अगर गवर्नर किसी एल्डरमैन को हटा देता है और एल्डरमैन को ये लगता है कि उसको गलत हटाया है, गवर्नर ने अपनी पर्सनल रिवेंज बदला लेने के लिए उसको हटाया है, तो वो किंग इन काउंसिल कोर्ट जो है इंग्लैंड के अंदर वहाँ अपील कर सकता है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि एक 1726 का जो मेन फीचर था उसके अंदर था कि मेयर कोर्ट की स्थापना यहाँ से हुई थी 1726 में। तो मेयर कोर्ट के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। मेयर कोर्ट इन प्रेसिडिंग टाउन। मेयर कोर्ट है, मेयर एंड द 9 एल्डरमैन टू ईच कॉर्पोरेशन फॉर्म अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड विच वॉज कॉल्ड द मेयर कोर्ट। एक मेयर और 9 एल्डरमैन मिलकर एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बनाते हैं और इस कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड को कहते हैं मेयर कोर्ट। यानी कि पहले भी मेयर कोर्ट होती थी जो मद्रास में थी, जो कंपनी चार्टर के अंदर बनाई गई थी। उस मेयर कोर्ट के अंदर किसी तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था, लेकिन अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड तैयार किया गया मेयर कोर्ट का और कंपनी चार्टर का। It was empowered to decide all the civil cases within the presidency town and the functions। जितने भी सिविल मैटर्स हैं प्रेसिडेंसी टाउन्स के, वो सारे मैटर मेयर कोर्ट के अंदर सुने जाएंगे। द मेयर टुगेदर विद द 2 अदर इंग्लिशमैन फॉर्म द कोरम। मेयर और अदर इंग्लिशमैन जो एल्डर हैं वो मिलके एक कोरम बनाते हैं और यही कोरम डिसाइड करती है केसेस को। मेयर कोर्ट कंसिस्टेड इन द ईच प्रेसिडेंसी एज रॉयल कोर्ट। हर प्रेसिडेंसी के अंदर एक मेयर कोर्ट होगी जिसको रॉयल कोर्ट के नाम से जाना जाएगा, यानी कि रॉयल कोर्ट का मतलब है किंग की कोर्ट। एन अपील फ्रॉम द डिसीजन ऑफ द मेयर कोर्ट ले टू द गवर्नर एंड द काउंसिल। और इस मेयर कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ अगर कोई भी तरह की अपील है तो वो गवर्नर एंड काउंसिल को की जाएगी। बट इन केस इन्वॉल्व द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर अबव 1000 पगोडास अ फर्दर अपील टू द किंग इन द काउंसिल। लेकिन कोई भी केस अगर ऐसा है जो 1000 पगोड़ा से ज़्यादा है तो उसकी अपील गवर्नर कोर्ट के खिलाफ भी की जा सकती है किंग इन काउंसिल कोर्ट में, लेकिन वो सब केसेस मोर देन 1000 पगोड़ास होने चाहिए। सिविल एंड टेस्टिमनी केसेस जो हैं वो इसमें सुने जाते थे। सिविल केसेस तो आपको पता है जितने भी दीवानी मुकदमे होते हैं। टेस्टिमनी केसेस का मतलब ये है कि जितने भी जायदाद से संबंधित केस होते हैं वो भी मेयर कोर्ट के अंदर लिए जाते थे। मेयर कोर्ट जो थी वो हफ्ते में 3 बार लगती थी, 3 टाइम्स इन अ वीक। एक हफ्ते में 3 बार मेयर कोर्ट लगाई जाती थी। क्रिमिनल जुडिक्शन इन द ईच प्रेसिडेंसी टाउन। अब अगला टॉपिक हमारा क्या है कि सिविल केसेस अगर मेयर कोर्ट सुनता है तो क्रिमिनल केसेस कौन सुनता था प्रेसिडेंसी टाउन्स में? तो क्रिमिनल केसेस सुनता था गवर्नर एंड काउंसिल कोर्ट। क्रिमिनल जुडिक्शन इन द ईच प्रेसिडेंसी टाउन्स वॉज वेस्टेड टू द गवर्नर एंड द 5 सीनियर मेंबर ऑफ द काउंसिल। गवर्नर और 5 सीनियर मेंबर जो होते थे काउंसिल के, वो क्रिमिनल केसेस को सुनते थे ईच प्रेसिडेंसी के अंदर। यानी कि तीनों प्रेसिडेंसी बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता का अलग अलग गवर्नर एंड काउंसिल्स होते थे। तीनों अपनी अपनी
प्रेसिडेंसीज के क्रिमिनल केसेस को सुनते थे। ईच ऑफ देम इंडिविजुअली एक्टेड एज अ जस्टिस ऑफ पीस एंड देयर रिस्पेक्टिव डिसीजन। सभी को जस्टिस ऑफ पीस के नाम से जाना जाता था। जस्टिस ऑफ पीस का मतलब क्रिमिनल केसेस को कंट्रोल करना, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने वाले को जस्टिस ऑफ पीस कहते हैं। तो जस्टिस ऑफ पीस यहाँ पे हैं गवर्नर और उसकी काउंसिल। अ जस्टिस ऑफ पीस कुड अरेस्ट अ पर्सन एक्यूज्ड बाय कमिटिंग क्राइम्स, पनिश दोज हु गिल्टी ऑफ माइनर क्राइम्स। जस्टिस ऑफ पीस के पास ये पावर थी कि वो ऐसे लोगों को अरेस्ट कर सकता है जो क्राइम में इन्वॉल्व हैं और उनको गिल्टी होने पर सज़ा भी दिए जा सकती है। जूरी ट्रायल इन द क्राइम केसेस। अब जो ब्रिटिश थी वो एक चीज़ को मान के चलते थे कि एक आदमी का डिसीजन कभी गलत भी हो सकता है, इसीलिए वो जूरी के ऊपर ज़्यादा विश्वास करते थे। तो जूरी का ट्रायल चलता था क्रिमिनल केसेस के अंदर। क्रिमिनल केसेस इन द प्रेसिडेंसी बी डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ द ग्रैंड जूरी एंड पेटी जूरी। दो तरह की जूरी होती थी, ग्रैंड और प्रीटी। ग्रैंड जैसे नाम से ही इसमें समझ में आ रहा है कि ग्रैंड मतलब बड़ा और पीटी मतलब छोटा। तो ग्रैंड जूरी के अंदर 23 लोग होते थे और पीटी जूरी के अंदर 5 लोग। लेजिस्लेटिव पावर अंडर द चार्टर। चार्टर के अंदर जो लेजिस्लेटिव पावर दी गई वो किसको दी गई? गवर्नर एंड काउंसिल को दी गई ईस्ट प्रेसिडेंसी टाउन के अंदर, कि वो लॉ बनाएंगे, वो रूल्स बनाएंगे, वो ऑर्डिनेंसेस बनाएंगे फॉर द रेगुलेशन ऑफ द कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन को रेगुलेट करने के लिए 8 इनहेबिटेंट ऑफ द प्रेसिडेंसीज को इनहेबिटेंट करने के लिए दे वुड ऑल्सो प्रिस्क्राइब द पनिशमेंट फॉर द रिच सच लॉज एंड रूल्स। जो भी लॉज या रूल को तोड़ेगा, ब्रीच करेगा, उनके लिए पनिशमेंट भी यही डिसाइड करेंगे गवर्नर एंड काउंसिल। तो गवर्नर एंड काउंसिल को सारी पावर दे दी गई चार्टर 1726 के अंदर। मैंने जैसे पहले आपको बता दिया कि चार्टर 1726 जो था वो किंग जॉर्ज 1 ने पास किया था। और किंग जॉर्ज 1 ने पास इसलिए किया था ताकि ब्रिटिश जो है प्रेसिडेंसीज जो हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर 3 प्रेसिडेंसीज थी, उनको कंट्रोल किया जा सके सिविल और क्रिमिनल केसेस में विद द प्रियर अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेकिन कोई भी नया कानून बनाने के लिए गवर्नर और काउंसिल को सबसे पहले परमिशन लेनी होती थी। किससे परमिशन लेनी होती थी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन लोग हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो 24 लोग हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी को चला रहे हैं। और ये लोग इंडिया में नहीं बैठे हैं, ये लोग बैठे हैं इंग्लैंड में। यानी कि ये लोग इंग्लैंड में बैठ के ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं। ये उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं। तो 24 लोग होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। अब मेयर कोड की वर्किंग क्या है, इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं 1726 में। 1726 में जो मेयर कोड बनी उसकी वर्किंग क्या है, तो मेयर कोड की वर्किंग के बारे में पढ़ लेते हैं। द पीरियड ऑफ 1726 टू 1773 यानी कि 1726 से 1773 तक विटनेसेस द फ्रीक्वेंट डिस्प्यूट एंड क्लैशेस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द मेयर कोड। गवर्नमेंट और मेयर कोड के बीच में काफ़ी क्लैशेस पैदा हो गए, यानी कि झगड़े बढ़ने लगे। दोनों के बीच में पावर का झगड़ा था। दोनों ये कहते थे कि मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ। गवर्निंग काउंसिल को लगता था कि वो मेयर कोर्ट के लिए सब कुछ कर रहे थे, वो ज़्यादा पावरफुल थे। पर मेयर कोर्ट को ये लगता था कि सारी जुडिशंस पावर यानी कि सब क्षेत्र उसके पास है, तो वो किसी भी केस में डिसीजन दे सकते हैं, वो ज़्यादा पावरफुल है। तो मेयर कोर्ट और गवर्नर कोर्ट के क्लैशेस को पढ़ने के लिए कुछ केसेस हैं जो हम पढ़ सकते हैं। द बॉम्बे केस ऑफ 1730, द केस ऑफ आरम मर्चेंट, द ओथ केस ऑफ बॉम्बे, द ओथ केस ऑफ मद्रास, मेयर नाइस री इलेक्शन केस। तो इन सब केसेस को अगर आप पढ़ लेंगे, 5 केसेस हैं, तो आपको पता लगेगा किस तरह के क्लैशेस थे मेयर कोर्ट और गवर्नर कोर्ट के अंदर 1726 के चार्टर के बाद जो पैदा हुए। काउंसिल एंड मेयर कोर्ट वर लैक ऑफ एडिक्वेट जुडिशियल ट्रेनिंग एंड डिसिप्लिन अमंग द जजेस ऑफ द कोर्ट। यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आई कि इंग्लिशमैन जिनको मेयर कोर्ट के अंदर जजेस बनाया गया, उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, ट्रेनिंग नहीं थी इंग्लिश लॉ की। तो वो डिसीजन तो देते थे लेकिन उतना परफेक्ट डिसीजन नहीं दे पाते थे अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश लॉ। एटीट्यूड ऑफ गवर्नर एंड काउंसिल टू ट्रीट द मेयर कोर्ट सबॉर्डिनेट टू इट एंड अबव ऑल। गवर्नर कोर्ट ये मान के चलता था कि मेयर कोर्ट उसके सबॉर्डिनेट है, तो उसको उसका पूरा कहना मानना पड़ेगा और वही सब कुछ है, वही सबसे ऊपर है। बोथ सफर्ड फ्रॉम द सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। दोनों के अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। मेयर कोर्ट अपने आप को सुपीरियर मानता था, गवर्नर एंड काउंसिल कोर्ट अपने आप को। and consider themselves independent and not comparatively to each other।
तो दोनों एक दूसरे को इंडिपेंडेंट मानते थे। दोनों कहते थे कि वो मेयर कोर्ट कहता था कि हमें गवर्नर एंड काउंसिल कोर्ट का किसी तरह कोई आदेश नहीं सुनना, क्योंकि 1726 के चार्टर, रॉयल चार्टर के अंदर हमें अपॉइंट किया गया, हमारी अपनी पावर्स हैं और हम अपनी पावर्स का यूज़ कर सकते हैं। पर गवर्नर एंड काउंसिल कोर्ट ये कहता था कि मेयर कोर्ट जो है उसके सबॉर्डिनेट है 1726 रॉयल चार्टर के अकॉर्डिंग, तो इसलिए मेयर कोर्ट को हर बात में उससे पहले सलाह मशवरा करना होगा। तो 1726 के चार्टर को डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है, इसको आप पढ़ लेंगे तो एग्ज़ाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन जो 1726 रॉयल चार्टर के रिलेटेड पूछा जाएगा उस सब के आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। अगर आपको मेरे इस पूरे स्टेटमेंट के नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में अपना फ़ोन नंबर भेज सकते हैं, मैं आपको नोट्स व्हाट्सएप कर दूंगा। नोट्स के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ मेरे कमेंट बॉक्स में नोट्स लिखकर और अपना मोबाइल नंबर छोड़ दे जो आपका व्हाट्सएप नंबर हो, तो मैं आपको उस मोबाइल नंबर पर नोट्स भेज दूंगा, जिन नोट्स को पढ़कर आप अपना इंडियन लीगल हिस्ट्री का पेपर आराम से दे सकते हैं। तो धन्यवाद, थैंक्स मेरे चैनल एजुकेटर ऑफ दिल्ली से जुड़ने के लिए। मेरा नाम मुकेश किरार है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना समय दिया, मुझे सुना। 1726 के चार्टर पर जितना मुझे पता था उतना मैंने आप सबके साथ शेयर किया। फिर भी मैं कोशिश करूंगा आगे और इम्प्रूव करने की और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके साथ शेयर करने की, ताकि लीगल हिस्ट्री का पेपर आपको कहीं भी किस तरह का दिक्कत ना दे। अगले वीडियो में हम एक नए सब्जेक्ट के साथ आप सबके साथ में आएंगे। जो नया सब्जेक्ट है वो एक नया एक्ट है जो हम आगे पढ़ेंगे। इस नए एक्ट में 1726 की चार्टर की जो भी परेशानियां थी उसको दूर करने के लिए आगे ब्रिटिश यानी कि ईस्ट इंडिया ने और इंग्लैंड ने क्या किया, किस तरह से इंग्लिश लॉ ने इंडियन प्रेसिडेंसीज को कंट्रोल करने की कोशिश की, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अगला चार्टर जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है रॉयल चार्टर 1753। 1753 रॉयल चार्टर को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, हमारे साथ बने रहें। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हेल्प अस टू ग्रो, और हमें मदद करें कि हम ग्रो कर सकें। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से हमारा साथ देते रहें और हमारे साथ बने रहें। मैं एक बार फिर आप सबका धन्यवाद करता हूं। मेरा नाम मुकेश किरार है और आप हमारी जो वीडियो देख रहे हैं वो हमारे चैनल एजुकेटर ऑफ दिल्ली पर देख रहे हैं। इसे सब्सक्राइब करें और हमें मौका दें आपके बीच में और भी वीडियो लाने के लिए। धन्यवाद, थैंक्स।